Artificial intelligence, we are like children playing with a bomb. Sentient machines are a greater threat to humanity than climate change, according to Oxford philosopher Nick Bostrom. आपको ऑक्सफोर्ड के केंद्र में एक मध्ययुगीन बैकस्ट्रीट के नीचे फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट मिलेगा। यह सेंट एब्बे चर्च के बगल में है, जो 1005 से इस साइट पर खड़ा है, और एक प्योर जिम के ऊपर है, जो अप्रैल में खुला था। संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक शोध संकाय हमारी ओर से सबसे बड़े प्रश्न पूछने के लिए एक दशक पहले स्थापित किया गया था। विशेष रूप से वास्तव में अस्तित्व संबंधी जोखिम क्या हैं, जो हमारी प्रजातियों के भविष्य को खतरे में डालते हैं, हम उन्हें कैसे मापते हैं और हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो अनेक भयों की दुनिया में हमें वास्तव में किससे सबसे अधिक भयभीत होना चाहिए। जब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर निक बोस्ट्रोम से मिलने पहुंचा, तो दूसरी मंजिल के कार्यालय में एक बिस्तर पहुंचाया जा रहा था। अस्तित्व संबंधी जोखिम 24 घंटे चलने वाली एक प्रकार की कार्रवाई है। यदि सोता भी है तो यह आराम से सोता है। 43 वर्षीय स्वीडिश मूल के दार्शनिक बोस्ट्रोम ने हाल ही में हमारी सभ्यता को आकार देने के लिए सबसे अधिक काम करने वाले लोगों में से कुछ हद तक विनाश के पैगंबर का दर्जा हासिल कर लिया है। सिलिकॉन वैली के तकनीकी अरबपति। उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से उनकी पुस्तक सुपर इंटेलिजेंस पाथ्स डेंजर्स स्ट्रैटेजीज पर टिकी हुई है, जो पिछले साल आश्चर्यजनक रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर थी और अब बिल गेट्स और टेस्ला के एलोन मस्क की अवश्य पढ़ी जाने वाली अनुशंसाओं के बाद पेपरबैक में आ गई है। सर्वोत्तम प्रकार की साहित्यिक समीक्षा में मस्क ने बोस्ट्रोम के संस्थान को अपनी जांच जारी रखने के लिए £1 मिलियन भी दिए। यह पुस्तक उस विलक्षण खतरे की जीवंत अनुमानात्मक जांच है जिसके बारे में बोस्ट्रोम का मानना है, वर्षों की गणना और तर्क के बाद वह खतरा है जो हमें मिटा देने की सबसे अधिक संभावना रखता है। यह खतरा जलवायु परिवर्तन नहीं है, न ही महामारी, न ही परमाणु सर्दी। यह संभवतः हमारी मशीन से भी बड़ी सामान्य मशीन इंटेलिजेंस की आसन्न रचना है। बोस्ट्रोम की किताब के कवर पर एक उल्लू की पागल आंखों वाली कलम और स्याही वाली तस्वीर छाई हुई है। उल्लू पुस्तक के आरंभिक दृष्टांत का विषय है। गौरैया का एक समूह अपना घोंसला बना रहा है। हम सब बहुत छोटे और कमजोर हैं, एक ने कमजोर भाव से ट्वीट किया। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास एक उल्लू होता जो हमें घोंसला बनाने में मदद कर सके तो जीवन कितना आसान होगा। हर जगह गौरैयों के बीच चहचहाहट की सामान्य सहमति है। एक उल्लू गौरैयों की रक्षा कर सकता है। यह उनके बूढ़ों और उनके युवाओं की देखभाल कर सकता है। यह उन्हें आराम और समृद्धि का जीवन जीने की अनुमति दे सकता है। इन कल्पनाओं को मन में रखते हुए गौरैया मुश्किल से अपना उत्साह रोक पाती हैं और घूमने वाले सिर वाले उद्धारकर्ता की तलाश में उड़ जाती हैं, जो उनके अस्तित्व को बदल देगा। लक्ष्य की तलाश करने वाले मच्छर जैसे रोबोट दुनिया के हर वर्ग मीटर से बढ़ सकते हैं। असहमति की केवल एक ही आवाज है, क्रोनकफिंकल, चिड़चिड़े स्वभाव वाली एक आंख वाली गौरैया इस प्रयास की बुद्धिमत्ता से सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से हमारा विनाश होगा। क्या हमें ऐसे प्राणी को अपने बीच लाने से पहले उल्लू को पालतू बनाने और उल्लू को वश में करने की कला पर कुछ विचार नहीं करना चाहिए? उनकी चेतावनियां अनिवार्य रूप से बहरे गौरैया के कानों पर पड़ती हैं। उल्लू को वश में करना जटिल होगा। क्यों न पहले उल्लू को पकड़ लिया जाए और बारीक विवरण पर बाद में काम किया जाए। बोस्ट्रोम की पुस्तक, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गहरे निहितार्थों के बारे में एक तीखी चेतावनी है, क्रोनकफिंकल को समर्पित है। बोस्ट्रोम ने अपनी चेतावनियों को उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया है। जुनूनीपन और कार्यशैली के लिए उनकी प्रतिष्ठा है। वह दुबला-पतला, पीला और अर्धनिशाचर है, अक्सर सुबह सवेरे कार्यालय में रहता है। आश्चर्य की बात नहीं है,
शायद एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके दिनों में सर्वनाश की 57 किस्मों के सापेक्ष गुणों को व्यक्त करने वाले सूत्रों से भरे व्हाइट बोर्ड का बोलबाला है, वह मौका देने के लिए जितना संभव हो उतना कम छोड़ता प्रतीत होता है। भोजन के स्थान पर वह सब्जियां, फल, जई का दूध और मट्ठा पाउडर से युक्त हरी स्मूदी अमृत पसंद करते हैं। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं ने संक्रमण से बचाव के लिए हाथ मिलाने से परहेज करने पर टिप्पणी की है। वह मेरी ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चले जाने के बाद वह इसे कीटाणुरहित करने के लिए अलग कर रहा है। शायद इसके परिणामस्वरूप उसके बारे में थोड़ी अधीरता है, जिसका वह विरोध करने की बहुत कोशिश करता है। अपनी पुस्तक में उन्होंने खुफिया विस्फोट के बारे में बात की है, जो तब घटित होगा जब हमसे कहीं अधिक चतुर मशीनें अपनी खुद की मशीनें डिजाइन करना शुरू कर देंगी। वह लिखते हैं, खुफिया विस्फोट की संभावना से पहले हम इंसान बम से खेलने वाले छोटे बच्चों की तरह हैं। हमें इस बात का बहुत कम अंदाजा है कि विस्फोट कब होगा। हालांकि अगर हम उपकरण को अपने कान के पास रखते हैं तो हम हल्की टिक टिक की आवाज सुन सकते हैं। बोस्ट्रोम से बात करते हुए आपको यह महसूस होता है कि उसके लिए वह हल्की सी टिक टिक कभी भी पूरी तरह से दूर नहीं होती। हम सबसे पहले उनकी किताब की सफलता के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से इसने पूरी तरह से लोगों को प्रभावित किया है। यह स्टीफन हॉकिंग, एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव वोजनियाक और मस्क सहित 1000 से अधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित खुले पत्र के साथ मेल खाता है और पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पूरी तरह से स्वायत्त के उपयोग और विकास पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था। हथियार विज्ञान कथा के हत्यारे रोबोट जो वास्तविकता के बहुत करीब हैं। बोस्ट्रोम, जो अपनी क्षमताओं से अवगत हैं और अपने प्रभाव के बारे में विनम्र हैं, सुझाव देते हैं कि यह समय का एक सुखद संयोग था। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, अग्रणी न्यूरल कंप्यूटर एल्गोरिदम जो मानव मस्तिष्क के कार्यों की सबसे बारीकी से नकल करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़े हैं, वे कहते हैं। निश्चित रूप से यही एक कारण है कि यह अभी इतना बड़ा विषय बन गया है। लोग तकनीकी क्षेत्र में चीजों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और वे चिंतित हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। बोस्ट्रोम उन निहितार्थों को संभावित रूप से डार्विनियन के रूप में देखता है। यदि हम अपने से बेहतर एक मशीन इंटेलिजेंस बनाते हैं और फिर इसे इंटरनेट तक पहुंच के माध्यम से बढ़ने और सीखने की स्वतंत्रता देते हैं, तो यह सुझाव देने का कोई कारण नहीं है कि यह जैविक दुनिया की तरह अपने प्रभुत्व को सुरक्षित करने के लिए रणनीति विकसित नहीं करेगा। वह कभी कभी बाद के एक तरफा रिश्ते का वर्णन करने के लिए मनुष्यों और गोरिल्लाओं के उदाहरण का उपयोग करता है, और जैसा कि सिनसिनाटी चिड़ियाघर में पिछले महीने की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, यह कभी भी अच्छा अंत नहीं होने वाला है। एक निम्न बुद्धि हमेशा अपने अस्तित्व के लिए एक श्रेष्ठ बुद्धि पर निर्भर रहेगी। ऐसे समय होते हैं जब बोस्ट्रोम सुपर इंटेलिजेंस में विभिन्न परिदृश्यों को उजागर करता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत अधिक विज्ञान कथाएं पढ़ रहा है जिसे वह नापसंद करने का दावा करता है। एक प्रक्षेपण में एक एआई प्रणाली शामिल है जो अंतः हस्तक्षेप और अप्रासंगिक मानवता को नष्ट करने के लिए गुप्त नैनो फैक्ट्री का निर्माण करती है, जो तंत्रिका गैस या लक्ष्य खोज करने वाले मच्छर जैसे रोबोट का उत्पादन करती है, जो दुनिया के हर वर्ग मीटर से एक साथ बढ़ सकती है। एक और शायद अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण विलुप्त होने के लिए सुपर इंटेलिजेंस को राजनीतिक प्रक्रियाओं का अपहरण करना, वित्तीय बाजारों में सूक्ष्मता से हेरफेर करना, सूचना प्रवाह को पूर्वाग्रहित करना या मानव निर्मित हथियार प्रणालियों को हैक करना देखता है। क्या वह स्वयं को भविष्यवक्ता समझता है? वह मुस्करा देता है। इतना नहीं।
ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास है कि मुझे पता है कि यह कैसे होने वाला है और मुझे दुनिया को वह जानकारी बतानी होगी। मैं इन चीजों के बारे में काफी अनभिज्ञ और बहुत भ्रमित महसूस करता हूँ, लेकिन संभावनाओं पर कई वर्षों तक काम करने से आप यहाँ और वहाँ आंशिक रूप से थोड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप उन्हें उन अंतर्दृष्टियों के साथ जोड़ते हैं जो कई अन्य लोगों के पास हो सकती हैं, तो शायद यह कुछ बेहतर समझ विकसित कर सकेगा। बोस्ट्रोम ट्रांसह्यूमनिस्ट आंदोलन के माध्यम से इन सवालों तक पहुंचे, जो डिजिटल युग को हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अनुकूलित करने और हमारी मृत्यु दर की सीमाओं को पार करने की अभूतपूर्व क्षमता के रूप में देखता है। बोस्ट्रोम अभी भी उन संभावनाओं को सुपर इंटेलिजेंट भविष्य में सबसे अच्छे परिदृश्य के रूप में देखता है, जिसमें हम बीमारी और बीमारी पर काबू पाने, दुनिया को खिलाने, रचनात्मकता को पूरा करने का एक स्वप्नलोक बनाने और शायद अंततः मृत्यु पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। उन्हें अतीत में एल्कोर के सदस्य के रूप में पहचाना गया है, क्रायोजेनिक पहल जो नश्वर अवशेषों को इस उम्मीद में फ्रीज करने का वादा करती है कि एक दिन दिमाग को फिर से जीवंत किया जा सकता है और शाश्वत रूप से जीने के लिए डिजिटल रूप में अपलोड किया जा सकता है। जब मैं सीधे उससे पूछता हूँ कि उसने क्या योजना बनाई है, तो वह इस बारे में संकोच करता है। वह कहते हैं, मेरी नीति है कि मैं अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर कभी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उनका मानना है कि क्रायोजेनिक अनुसंधान का कोई मूल्य है। उनका कहना है, अगर लोग इसे वहन कर सकते हैं तो ऐसा करना काफी तर्कसंगत बात लगती है। जब आप सोचते हैं कि निकट भविष्य में जीवन कैसा होगा, तो जानकारी को अपने मस्तिष्क में संग्रहित करने का प्रयास करना मस्तिष्क को जलाने और उसे फेंक देने के बजाय एक रूढ़िवादी विकल्प लगता है। जब तक आप वास्तव में आश्वस्त न हो कि जानकारी कभी उपयोगी नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है कि किस बिंदु पर उनके ट्रांसह्यूमनिस्ट आशावाद ने सुपर इंटेलिजेंस के उनके अधिक बुरे सपने को जन्म दिया। उनका सुझाव है कि उन्होंने वास्तव में अपनी स्थिति नहीं बदली है, लेकिन वे दो संभावनाओं, हमारे डिजिटल भविष्य के स्वर्ग और नरक को असहज विरोध में रखते हैं। वे कहते हैं, मैंने 90 के दशक के मध्य में मानव विकास नैतिकता के बारे में बहुत कुछ लिखा था, जब शिक्षाविदों ने इसे बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया था। वे हमेशा ऐसे थे, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति बुढ़ापे का इलाज क्यों करना चाहेगा? वे अधिक जनसंख्या और लंबे समय तक जीने की बोरियत के बारे में बात करते थे। इस बात की कोई मान्यता नहीं थी कि इसीलिए हम कोई चिकित्सा अनुसंधान करते हैं, जीवन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह संज्ञानात्मक वृद्धि के साथ, यदि आप देखें कि मैं उस समय क्या लिख रहा था, तो यह आशावादी पक्ष पर अधिक दिखता है, लेकिन पूरे समय मैं अस्तित्वगत जोखिमों से भी चिंतित था। एक स्थायी बेचैनी प्रतीत होती है कि इस तरह की वृद्धि गोलियां जो आपको अधिक स्मार्ट बना सकती हैं या उम्र बढ़ने को धीमा कर सकती हैं, चीजों के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ जाती हैं। क्या उसे इसका एहसास है? वह कहते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी भी प्राकृतिक की तुलना अच्छे से करूंगा। कैंसर प्राकृतिक है, युद्ध स्वाभाविक है, आपके अंदरूनी हिस्से को खाने वाले परजीवी स्वाभाविक हैं। इसलिए जो प्राकृतिक है वह कभी भी यह पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी अवधारणा नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, नैतिक विचार हैं, लेकिन आपको उन्हें मामले दर मामले के आधार पर आंकना होगा। आपको याद रखना चाहिए कि मैं एक ट्रांसह्यूमनिस्ट हूँ। मुझे अब अपनी जीवन विस्तार गोली चाहिए। और अगर कोई ऐसी गोली होती जो मेरी अनुभूति को 10% तक सुधार सकती, तो मैं उसके लिए बहुत अधिक भुगतान करने को तैयार होता। क्या उसने उन चीजों को आजमाया है जो एकाग्रता बढ़ाने का दावा करती हैं? मेरे पास है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं कॉफी पीता हूँ, मेरे पास निकोटीन च्युइंग गम है, लेकिन बस इतना ही।
लेकिन मेरे द्वारा और अधिक न करने का एकमात्र कारण यह है कि मैं अभी तक आश्वस्त नहीं हूं कि कुछ और भी काम करता है। वह कोशिश करने से नहीं डरता। काम करते समय वह आदतन अपने कार्यालय के कोने में 1 दर्जन लैंपों से घिरा हुआ बैठता है, जाहिर तौर पर रोशनी के विचार से रोमांचित होता है। बोस्ट्रोम तटीय स्वीडिश शहर हेल्सिंगबोर्ग में अपने इकलौते बच्चे के रूप में पले बढ़े। कई प्रतिभाशाली बच्चों की तरह उसे स्कूल से नफरत थी। उनके पिता एक निवेश बैंक के लिए काम करते थे, उनकी मां एक स्वीडिश निगम के लिए काम करती थी। उन्हें खाने की मेज पर दर्शन या कला या किताबों की कोई चर्चा याद नहीं है। आश्चर्य है कि उसने खुद को इन बड़े सवालों से कैसे घिरा हुआ पाया। मैं पूछता हूँ कि क्या वह एक चिंतित बच्चा था, क्या उसके पास हमेशा नश्वरता की एक शक्तिशाली भावना थी। वह कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे यह काफी पहले ही मिल गया था, इसलिए नहीं कि मैं मौत या किसी और चीज के कगार पर था। लेकिन एक बच्चे के रूप में मुझे याद है कि मैं बहुत सोचता था कि मेरे माता पिता अब स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा मुझसे अधिक मजबूत या बड़े नहीं होंगे। क्या यही विचार उसे रातों में जगाए रखता था? मैं इसे चिंता के रूप में नहीं, उदासी के भाव के रूप में अधिक याद करता हूँ। और क्या सदैव जीवित रहने की वह सतत इच्छा भी वहीं निहित थी? आवश्यक रूप से नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में मेरे मन में किसी और के प्रति कोई खास अलग इच्छा है। मैं पेट के कैंसर से पीड़ित नहीं होना चाहता, कौन चाहता है? यदि मैं 500 वर्षों तक जीवित रहता तो कौन जानता है कि मुझे कैसा महसूस होता। यह अमरता पर इतना अधिक केंद्रित नहीं है, बस समय से पहले मौत प्रथम दृष्टया बुरी लगती है। उनकी किताब का एक बड़ा हिस्सा यह सवाल पूछता है कि हम सुपर इंटेलिजेंस को कैसे बना सकते हैं, चाहे वह 50 साल में आए या 500 साल में, अच्छा, हमारी मानवता के अनुरूप। बोस्ट्रोम इसे राजनीतिक या दार्शनिक से अधिक एक तकनीकी चुनौती के रूप में देखते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने नैतिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा, हमारी अच्छाई की भावना, हमारे शरीर के अनुभव और पीड़ा की समझ पर आधारित है। एक गैरसेल्युलर बुद्धि इसे कैसे समझ सकती है? दुनिया के ज्यादातर लोग 21वीं सदी में होने वाली सबसे बड़ी चीजों से पूरी तरह से बेखबर हैं। वह कहते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मशीनें अभी समझ नहीं पाती हैं क्योंकि वे उतनी स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन एक बार जब वे ऐसी हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि मानवीय पीड़ा और मृत्यु को समझने में कोई विशेष कठिनाई होगी। उनका कहना है कि यह समझ एक तरीका हो सकता है जिससे उन्हें मानवीय मूल्य का सम्मान करना सिखाया जा सके, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आपका नैतिक सिद्धांत क्या है। यह दूसरों की स्वायत्तता का सम्मान करने या मिलकर सुंदर चीजें हासिल करने का प्रयास करने के बारे में अधिक हो सकता है। किसी तरह, और उसे नहीं पता कि वास्तव में वह सोचता है कि तबाही से बचने के लिए उन चीजों को शुरू से ही मजबूत करने की आवश्यकता होगी। पहले अपने उल्लू को पकड़ना और फिर यह सोचना कि उसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए अच्छा नहीं है। और चूंकि कृत्रिम प्रणालियां पहले से ही कई अलग अलग क्षेत्रों में सर्वोत्तम मानव बुद्धि से बेहतर हैं, यह कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इन सवालों के बारे में बौद्धिक तात्कालिकता की भावना आंशिक रूप से उस चीज से उत्पन्न होती है जिसे बोस्ट्रोम एपिफेनी अनुभव कहते हैं, जो तब हुआ जब वह किशोरावस्था में थे। उन्होंने खुद को 1989 में एक पुस्तकालय में पाया और अचानक 19वीं सदी के जर्मन दर्शन का एक संकलन उठा लिया जिसमें नीत्शे और शोपेनहावर की रचनाएं थीं। उत्सुकतावश उसने पास के जंगल में एक साफ स्थान पर, जहां वह अकेले रहने और कविता लिखने के लिए जाता था, किताब पढ़ी। लगभग तुरंत ही उन्हें सीखने की संभावनाओं का एक नाटकीय एहसास हुआ। क्या यह रूपांतरण अनुभव जैसा था? वह कहते हैं, और अधिक जागृति।
ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने जीवन में उस बिंदु तक नींद में चल रहा था और अब मुझे कुछ व्यापक दुनिया का एहसास हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शन शास्त्र पुस्तक में सबसे पहले दी गई जानकारी और नोट्स के बाद बोस्ट्रोम ने खुद को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने उत्साहपूर्वक पढ़ा और खाली क्षणों में उन्होंने पेंटिंग की और कविता लिखी। अंततः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी पूरी करने और येल में पढ़ाने से पहले गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और गणितीय तर्क में डिग्री ली। क्या उन्होंने पेंटिंग करना और लिखना जारी रखा? वह कहते हैं, किसी समय मुझे ऐसा लगा कि गणितीय खोज अधिक महत्वपूर्ण थी। मुझे लगा कि दुनिया में पहले से ही बहुत सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं और मुझे यकीन नहीं था कि इसे कुछ और की जरूरत है। कविता के लिए भी यही कहा जा सकता है। लेकिन शायद भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कुछ और विचारों की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में एआई प्रगति कर रहा है, उनमें से एक संगीत रचना और कला बनाने और यहाँ तक कि लिखने की क्षमता भी है। क्या वह कल्पना करता है कि क्षेत्र भी जल्द ही एक अधीक्षण द्वारा उपनिवेशित हो जाएगा या यह मानव का अंतिम पुनर्संदेह होगा? मैं इस दावे से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान में कृत्रिम संगीतकार महान संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। शायद छोटे विस्फोटों के लिए, लेकिन संपूर्ण सिम्फनी पर नहीं। और कला के साथ, हालांकि इसे दोहराया जा सकता है, गतिविधि का अपना ही मूल्य है। आप अब भी पेंटिंग के लिए ही पेंटिंग करेंगे। प्रामाणिकता मानव निर्मित तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। हाँ, और सिर्फ कला के साथ नहीं। यदि और जब मशीनें हर काम हमसे बेहतर कर सकती हैं, तो हम काम करना जारी रखेंगे क्योंकि हमें उन्हें करने में आनंद आता है। यदि लोग गोल्फ खेलते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें गेंद को लगातार छेदों में कुशलतापूर्वक रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है। जितनी अधिक मशीनें वह सब कुछ कर सकती हैं जो हम कर सकते हैं, उतना ही अधिक ध्यान हम उन चीजों पर देंगे जिन्हें हम उनके लिए महत्व देते हैं। अपनी बौद्धिक यात्रा के आरंभ में बोस्ट्रोम ने अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए दार्शनिक स्टैंड अप कॉमिक के रूप में कुछ कार्य किए। उनसे बात करने और उनके काम को पढ़ने से समस्याओं के व्यापक पैमाने पर बेतुकेपन को जानने की धार उनके तर्कों से कभी भी पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं होती है। उनके कागजात में भयावह दिखने वाले ग्राफ की धुरी को सहनशील, कुचलने और नारकीय के संदर्भ में बारीकी से निरीक्षण करने पर कैलिब्रेट किया जाएगा। सुपर इंटेलिजेंस के उनके परिचय में अवलोकन इस पुस्तक में दिए गए कई बिंदु संभवतः गलत हैं। आमतौर पर एक फुटनोट की ओर जाता है जिसमें लिखा होता है, मुझे नहीं पता कि कौन से हैं। क्या उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वह डगलस एडम्स में रूपांतरित हो रहा है? वह कहते हैं, कभी कभी काम अजीब लगता है। फिर एक और बिंदु से यह अजीब लगता है कि दुनिया के अधिकांश लोग 21वीं सदी में होने वाली सबसे प्रमुख चीजों से पूरी तरह से बेखबर हैं। यहाँ तक कि जो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, वे कभी भी एआई से उत्पन्न किसी खतरे का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनका संदेश कमजोर हो जाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में किसी भी समय केवल एक ही आधिकारिक वैश्विक चिंता हो सकती है। अब यह जलवायु परिवर्तन है या कभी कभी आतंकवाद। जब मैं बड़ा हुआ तो यह परमाणु आर्मागेडन था। तब यह अत्यधिक जनसंख्या थी। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समझदार हैं, लेकिन यह वास्तव में काफी यादृच्छिक है। बोस्ट्रोम का जुनून उस यादृच्छिकता पर कुछ गणित लागू करने का प्रयास करना है। क्या उन्हें लगता है कि एआई के बारे में चिंताएं जल्द ही किसी भी समय ग्लोबल वार्मिंग से अधिक आसन्न खतरे के रूप में सामने आएंगी? मुझे इसमें संदेह है, वह कहते हैं। यह हमारे द्वारा वास्तव में इसे संबोधित किए बिना धीरे धीरे और निर्बाध रूप से आएगा।
यदि हम इसके उद्भव के लिए कहीं भी देखने जा रहे हैं, तो गूगल, जो अपने अभूतपूर्व संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गहन शिक्षण प्रौद्योगिकी में लगा रहा है, कम से कम 2014 में ब्रिटिश अग्रणी डीपमाइंड की खरीद के साथ शुरू करने के लिए एक उचित जगह प्रतीत होगी। जाहिर तौर पर गूगल के पास इन सवालों का सामना करने के लिए एक एआई एथिक्स बोर्ड है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस पर कौन बैठता है। क्या बोस्ट्रोम को अपने बुरा मत बनो मंत्र पर विश्वास है? तकनीकी लोगों के बीच निश्चित रूप से एक संस्कृति है कि वे यह महसूस करना चाहते हैं कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका कुछ सकारात्मक सामाजिक उद्देश्य है। यह आदर्शवाद है। क्या वह उस आदर्शवाद की दिशा तय करने में मदद कर सकता है? वह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का अपना प्रभाव ही महत्वपूर्ण हो। इन तर्कों को उजागर करने में जिसकी भी भूमिका होगी वह मूल्यवान होगा। यदि हमारी सदी में मानवीय स्थिति वास्तव में मौलिक रूप से बदल जाती है, तो हम खुद को इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं। और यदि बोस्ट्रोम की अधिक शून्यवादी भविष्यवाणियां सही हैं, तो नई बुद्धिमत्ता की प्रकृति को सही करने के लिए हमारे पास केवल एक ही प्रयास होगा। पिछले साल बोस्ट्रोम पिता बने थे। आमतौर पर उनकी शादी बड़े पैमाने पर स्काइप द्वारा आयोजित की जाती है। उनकी पत्नी एक मेडिकल डॉक्टर वैंकूवर में रहती है। मुझे आश्चर्य है, जाने से पहले, क्या पिता बनने से इन भविष्य के मुद्दों की वास्तविकता के बारे में उनकी समझ बदल गई है? केवल इस अर्थ में कि यह इस दोहरे परिप्रेक्ष्य, सकारात्मक और नकारात्मक परिदृश्यों पर जोर देता है। इस तरह की बौद्धिकता कि हमारी दुनिया इस तरह से पूरी तरह से बदल सकती है, को व्यक्तिगत स्तर पर श्रेय देना हमेशा कठिन लगता है। मुझे लगता है कि मैं इन दोनों दृष्टिकोणों को अपने दिमाग में जितनी जगह दे सकता हूँ, देता हूँ। उसी समय जब वह उन विचार प्रयोगों का मनोरंजन करता है, मेरा सुझाव है, आधी दुनिया चिंतित रहती है कि उसका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। क्या अधीक्षण का खतरा एक संभ्रांतवादी चिंता है? क्या हम में से अधिकांश लोग दीर्घकालिक भविष्य के बारे में नहीं सोचते क्योंकि वर्तमान में चिंता करने के लिए बहुत कुछ है? वे कहते हैं, अगर यह उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां दुनिया इस सामान पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही है और अधिक नियमित चीजों पर कुछ भी नहीं खर्च कर रही है, तो कोई इस पर सवाल उठाना शुरू कर सकता है। यदि आप उन सभी चीजों को देखें जिन पर दुनिया पैसा खर्च कर रही है, तो हम जो कर रहे हैं वह पैसे से भी कम है। आप किसी यादृच्छिक शहर में जाते हैं और हवाई अड्डे से अपने होटल तक यात्रा करते हैं। राजमार्ग के किनारे आपको ऐसी कंपनियों की विशाल इमारतें दिखाई देंगी जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। शायद वे रेजर ब्लेड के लिए एक नया प्रचार अभियान डिजाइन कर रहे हैं। आप इनमें से सैकड़ों इमारतों के पीछे से गाड़ी चलाते हैं। उनमें से किसी के पास उस कुल राशि से अधिक संसाधन हैं जो मानवता इस क्षेत्र पर खर्च कर रही है। हमारे पास ऑक्सफोर्ड में एक इमारत की आधी मंजिल है और 2 या 3 अन्य समूह वही कर रहे हैं जो हम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक है। और मैं पूछता हूँ, क्या हम व्यक्ति और नागरिक के रूप में हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए इन जोखिमों के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बोस्ट्रोम थोड़ा सिकुड़ गया। अगर हम इस बहुत लंबी समय सीमा के बारे में सोच रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि अब हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वे उस भविष्य में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं। बोस्ट्रोम का एक हालिया पेपर, जिसे मैंने बाद में घर पर पढ़ा, उसमें ध्यान में रखने योग्य एक छोटा सा नियम शामिल है। बोस्ट्रोम इसे मैक्सिपोक कहते हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि जब भी हम समग्र रूप से मानव जाति के लिए एक अवैयक्तिक चिंता से कार्य करते हैं, तो अस्तित्वगत जोखिमों को कम करने का उद्देश्य एक प्रमुख विचार होना चाहिए। मैक्सिपोक में क्या शामिल है?
एक ठीक परिणाम की संभावना को अधिकतम करने की कोशिश की जा रही है, जहां एक ठीक परिणाम कोई भी परिणाम है जो अस्तित्वगत तबाही से बचाता है।